हे गाइस, कैसे हो सब। तो यार पिछली वीडियो में थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम था, बट अब से किसी भी वीडियो में कोई ऐसी ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं होगी। डबल एनर्जी के साथ मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैं जो एंथ्रोपोलॉजी का यूपीएससी का सिलेबस है वो पूरा कवर करूँगी। टॉपिक बाय टॉपिक एक एक पॉइंटर को लेके चलूँगी, सब चीज़ कवर करूँगी। अच्छा, मेरा ऐसा करने का ना रीज़न है क्योंकि मैं जो हूँ यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा भी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। मेरा मेडिकल फील्ड है, तो मुझे थोड़ा बहुत फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमंस के बारे में काफ़ी कुछ मतलब पता है, तो उससे मुझे आसानी होती है एंथ्रोपोलॉजी को समझने में। इसीलिए मैंने अपना ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रखा था। लेकिन फिर भी ना क्या होता है, जब हम कोई ऑप्शनल देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो एक मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि वो उसके लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल कितने हैं। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल या कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट नहीं है जो एक्सटेंसिवली एंथ्रोपोलॉजी को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करके दे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों मैंने पिछले एक साल से मैंने कवर किया है पूरा एंथ्रोपोलॉजी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ, जिससे जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको एंथ्रोपोलॉजी में कुछ भी नहीं पता है, वो उनको थोड़ा गाइडेंस मिल पाए और वो लोग शुरू कैसे करना है या फिर बेसिक एंथ्रोपोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो समझने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगाज करते हैं इस सीरीज का। तो पहला जो टॉपिक आप सिलेबस में देख रहे होगे, अच्छा एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, जो भी लोग एंथ्रोपोलॉजी शुरू कर रहे हैं सबसे पहले यार सिलेबस निकलवा के ना साथ में रख लो। इतना अच्छा सिलेबस ना किसी भी और ऑप्शनल का दे ही नहीं रखा जितना एंथ्रोपोलॉजी का है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज डिफाइन कर रखी है कि क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस इज द गाइड, सिलेबस इज द की, जहां से हमें एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1.1 मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स भी क्या, होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। होलिस्टिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में भी तो इंसानों की बात हो रही है ना, कि मतलब पार्लियामेंट में कैसे होता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कैसे होते हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे होता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, तो वो भी तो इंसानों की है ना, जानवरों की तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि शेर चीता के बारे में पढ़ रहे हैं, है तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, बट वो एक पार्ट को डिफाइन कर रही है। मतलब वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर चल रही है, मतलब वो एक सेक्शन को लेकर है, होलिस्टिक नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, हम हर चीज होलिस्टिकली कवर करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, मतलब इंसान से जो कुछ भी रिलेट हो सकता है वो सब कुछ एंथ्रोपोलॉजी में आएगा। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो लैटिन वर्ड से आया है, एंथ्रोपोस मतलब मैन और लोगस मतलब स्टडी। ठीक है, साइंस ऑफ मैन इन इट्स टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। देखो स्पेस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोगों के बारे में पढ़ने को एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, या फिर सिर्फ अमेरिकन को, या फिर सिर्फ इंग्लिश लोगों के स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। स्पेस मतलब कहीं पर भी, भले ही वो मतलब अंटार्कटिका में ही क्यों ना रहा हो कोई इंसान, तो उसके भी बारे में अगर कोई स्टडी होगी तो वो भी इन टोटल टर्म्स में एंथ्रोपोलॉजी के अंडर कवर होगी। और टाइम ऐसा नहीं कि मतलब आज से 500 साल पहले तक के सारे इंसानों के बारे में पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी है, ऐसा नहीं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमन, जब से इंसान की शुरुआत हुई है, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, इंसान का सृजन हुआ है, तब से लेके आज तक के और इन फ्यूचर जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे वो सारे किस में आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी में, बशर्ते वो ह्यूमन से रिलेटेड होने चाहिए, मैन से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अब एक जो है साइंटिस्ट थे क्लाइडे क्लकॉन, उन्होंने क्या कहा, आउट ऑफ ऑल द साइंटिफिक स्टडीज दैट डील विद द एस्पेक्ट्स ऑफ मेन, एंथ्रोपोलॉजी कम नियरेस्ट टू द टोटल स्टडी ऑफ मेन। अभी जैसा कि मैंने कहा था, जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, जैसे भले पॉलिटी हुई या हिस्ट्री हुई या फिर एनाटॉमी हुई, या फिर और भी मेडिकल साइंसेज में होते हैं जैसे पैथोलॉजी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, वो सब भी ह्यूमन के होते हैं, ह्यूमंस के ऊपर ही वो स्टडीज हैं। लेकिन अगर मैं टोटल स्टडी ऑफ मैन की बात करूँ तो वो टोटल नहीं है। पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर रही है कि किस तरह से पैथोजन बॉडी में आता है, क्या पैथोजेनेसिस होती है, कैसे डिसीज क्रिएट होती है, उस पर्टिकुलर उसका स्कोप सिर्फ उतना सा है। या फिर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो वो सिर्फ
इतिहास के ऊपर डिपेंड है कि इंसान का पास्ट कैसा था। वो हर चीज़ डिस्कस नहीं कर रही है। साइकोलॉजी में बात करूँ तो वो सिर्फ जो इंसान की जो मन स्थिति थी सिर्फ उस पर डिपेंड कर रही है, बट वो होलिस्टिक नहीं है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा होलिस्टिक है, कम नियरेस्ट टू द टोटल स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, अभी कुछ और साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिनकी हमें डेफिनेशन याद करके रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जैकब्स एंड स्टर्न। Anthropology is the scientific study of physical, social and cultural development and behavior of human beings since their appearance on this earth। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बात कर ली। फिजिकली वो कैसे डेवलप हुआ इंसान, सोशली क्या डेवलप हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या हुए, उसका बिहेवियर किस तरह से बदला। शुरू में वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो जो है फूड गैदरर्स थे। ठीक है, हंटर गैदरर्स बोलते हैं ना, तो वो थे पहले, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। ऐसा किसने बताया, जैकब्स एंड स्टर्न्स ने। उसके बाद में आएगा क्रोइबर। क्रोइबर ने क्या बताया, एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ मेन इसीलिए बोला क्योंकि पढ़ा होगा सब लोगों ने, बोलते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, तो इसीलिए सोशल है तो वो अकेला तो रहेगा नहीं, जहाँ पे भी रहेगा वो छोटे ग्रुप्स बनाकर या ट्राइब्स बनाकर, या फिर आजकल तो जैसे बहुत बड़े बड़े सिटीज़ होने लगे हैं, तो मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर। ठीक है, तो ये एक इंसान की प्रवृत्ति है कि वो साथ में रहता है। तो क्रोइबर ने यही बात कही कि एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मेन एंड देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन। मतलब किस तरह से इंसान बना, उसका बिहेवियर क्या था, मतलब प्रॉपर ग्रुप ऑफ मेन का। ठीक, उसके बाद में आ जाओ हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज ने क्या कहा कि एंथ्रो कैन बी डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान की मापदंड है वो, मतलब किस तरह से वो शुरू से लेके आज तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आएंगी एंथ्रोपोलॉजी में। देखो सारी डेफिनेशंस एक ही चीज़ कह रही हैं, बट क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं तो हमें अलग अलग साइंटिस्ट के नाम से कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे जैकब्स एंड स्टर्न्स ने बोला फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये बाकी दोनों ने नहीं बोला, ये सिर्फ इसका पर्सनल है, जैकब्स एंड स्टर्न का अपना मत है कि फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। क्रोइबर ने क्या बोला, इसने ग्रुप्स ऑफ मेन को यहाँ पे हाईलाइट किया कि बहुत सारे ग्रुप्स थे ह्यूमंस के जो रहते थे और उन सब के बिहेवियर और प्रोडक्शन को पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी है। हर्स्कोविट्ज ने क्या बोला कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स है। तो इस तरह से ना बात तीनों एक ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जो अलग अलग तीनों ने दिए हैं, तो इस तरह से हमें याद करके रखना है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की। तो जो स्कोप है उसको हम 4 सब डिसिप्लिन्स के रूप में पढ़ सकते हैं। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सब डिसिप्लिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, मैंने एंथ्रोपोलॉजी की जगह ना सिर्फ एंथ्रो लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, एंथ्रो इज एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो 4 कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये क्या करता है, डील्स विद द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल वेरिएशन। मतलब किस तरह से बायोलॉजिकली इवोल्यूशन हुआ, मतलब जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले देखे गए थे, उनका क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर था, वो होमो इरेक्टस से कैसे डिफरेंट थे, या होमो हिबेलिस से कैसे डिफरेंट थे, या फिर हम खुद मतलब होमो सेपियंस से किस तरह से डिफरेंट थे। तो उसका एक इवोल्यूशन प्रोसेस चला। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से पहले होमो इरेक्टस आए, होमो हिबेलिस आए, निएंडरथैलिस आए, तो उन सब का ना एक इवोल्यूशन हुआ है, ग्रेजुअली वो चेंज हुए हैं। तो उसको जो जेनेटिक बेसिस पे या फिर बायोलॉजिकल बेसिस पे जो चेंजेस हुए हैं उसको हम कंसीडर करते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। एंड बायोलॉजिकल वेरिएशन मतलब क्या क्या वेरिएशन आया, सेम। अच्छा, ये जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एक ओवरव्यू दिया है कि इसमें क्या है। आगे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे, जब 1.6 1.7 वाले टॉपिक्स आएंगे तो ये ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ओके। उसके बाद में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और क्या होता है, स्टडी ऑफ रेस। रेस क्या होता है, देखो जैसे जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो थोड़े क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं उनसे थोड़े अलग दिखते हैं, जो साउथ इंडियन लोग हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, चाइनीज़ लोग थोड़े अलग दिखते हैं, जो इंग्लिश मैन है वो अलग दिखते हैं। तो ये सारे क्या है ना, अलग अलग रेस हैं,
ये स्पीशीज नहीं है, सारे हैं तो होमोसेपियंस, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से ये अलग अलग रेस बन गई हैं विद इन द होमोसेपियंस। ओके, जेनेटिक्स मतलब जीन्स से रिलेटेड जो भी कुछ है, डीएनए या फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जेनेटिक्स में आती हैं। फिर ह्यूमन की फिजिकल ग्रोथ कैसे हुई, कैसे वो मतलब पहले वो क्वाड्रुपल था, पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर बाइपेडल हुआ, तो किस तरह से वो ह्यूमन की फिजिकल ग्रोथ हुई, ये सभी चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, ह्यूमन की एडेप्टेबिलिटी, वो कहाँ से कहाँ एडेप्ट हुआ, पहले वो आर्बोरियल था, जैसे अगर हम स्टार्टिंग में जब हम देखें जो बहुत ज़्यादा होमो इरेक्टस और निएंडरथैलिस थे, वो सब क्या थे, मोर और लेस आर्बोरियल थे, पेड़ों पे रहते थे। तो क्या होता था ना, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्रेनियल साइज जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, जो क्या होता है ना, देखो मसल्स जो होती है ना वो भी बहुत एनर्जी लेती हैं, और क्रेनियल साइज अगर ब्रेन बड़ा होगा तो वो भी बहुत एनर्जी लेगा। तो जैसे जैसे क्रेनियल साइज बढ़ा, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने लगी, ब्रेन का साइज बढ़ा, वैसे वैसे मसल्स की एट्रोफी हो गई, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही थी बॉडी में, अब एनर्जी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगी ब्रेन में, ना कि मसल्स में। तो पहले क्या था, आर्बोरियल था इंसान, जो फर्स्ट ह्यूमन था, उसकी भुजाएं, उसके बाजू इतने ताकतवर थी कि वो पेड़ पे आसानी से चढ़ जाता था। आजकल हम लोग नहीं चढ़ पाते, क्यों, क्योंकि हमारी मसल्स जो है वो एट्रोफीड हैं, उनके मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, हमारे ब्रेन में सारी एनर्जी गई हुई है। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारा लिखा हुआ है, एक किताब है सेपियंस, अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना, बहुत बेहतरीन किताब है। और जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो पूरी कवर हो जाएगी उस किताब से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, सेपियंस नाम है। ओके, उसके बाद में हम इसमें क्या पढ़ते हैं, डार्विन्स थ्योरी पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ डार्विन थ्योरी, लमार्किज्म, ये सारी चीज़ें आगे चल के आएंगी, अभी घबराओ मत। ठीक है, अच्छा, अब जैसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो इसमें ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 3 मेन चीज़ ली, ह्यूमन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन बायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। इन तीनों को कंबाइन करके जो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्रिएशन किया। ठीक है, कैसे किया, ह्यूमन जेनेटिक्स मैंने अभी बताया, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन्स, अलील, ये सारी चीज़ें ह्यूमन जेनेटिक्स में आती हैं। पॉपुलेशन बायोलॉजी की बात करूं तो एक, जो लोग बायो साइड से होंगे उनको पता होगा, हार्डी विनबर्ग्स लॉ एक होता है। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, मतलब वो पॉपुलेशन को सिग्निफाई करता है कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है आने वाले टाइम में घटेगी या बढ़ेगी, या किस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आएगी, वो सारी चीज़ डिफाइन करता है हार्डी विनबर्ग्स लॉ। ठीक, एपिडेमियोलॉजी के किस तरह से जो है कोई एपिडेमिक फैल जाता है, फिर मर जाते हैं सारे लोग, फिर किस तरह से दोबारा से जो है स्टार्टिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आ जाती हैं। फिर आ जाओ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो जैसा कि नाम में ही दिख रहा है सोशियो कल्चरल, तो कल्चरल एवोल्यूशन की बेसिकली इसमें बात होती है। अब कल्चर क्या होता है, कल्चर रेफर्स टू कस्टमरी वेज दैट अ पर्टिकुलर सोसाइटी और पॉपुलेशन बिहेव्स। ठीक है, एक कुछ ऐसे पारंपरिक तरीके, कस्टमरी मतलब पारंपरिक, जैसे परंपराएं चलती है ना, कि जैसे मान लो शादी होके आएंगे तो वो मूवीज़ में या फिर घर पे भी कभी देखा होगा कि वो जो कलश होता है उसको ऐसे पाँव से करते हैं, तो वो सारे क्या हो गए, वो कस्टम्स हो गए। कस्टम कल्चर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कस्टम्स का जो एक बोल सकते हैं कंबाइंड, अगर बहुत सारे कस्टम को कर दिया जाए तो वो कल्चर बनाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब कल्चर जब 2.1 2.2 पढ़ने में आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें कस्टम कल्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है अभी हमारा सिलेबस, जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एक एक चीज़ सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, कल्चर रेफर्स टू कस्टमरी वेज दैट अ पर्टिकुलर सोसाइटी और पॉपुलेशन बिहेव्स। ठीक, समझ में आ गया ना, किस तरह से कस्टमरी वेज हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की, या फिर किस तरह से कोई पॉपुलेशन बिहेव कर रही है, वो किस में आता है, कल्चर में आता है। ओके, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, वो भी किसके अंडर आएगा, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। अब देखो, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। मटेरियल कल्चर का मतलब है जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे किस तरह का मंदिर बनाते थे पहले के लोग, या किस तरह की मतलब मूर्ति की पूजा करते थे, या फिर पत्थर की पूजा करते थे, जो भी चीज़ हमें दिख रही है, जो मटेरियलिस्टिक है, वो क्या आता है, मटेरियल कल्चर में आता है। नॉन मटेरियल कल्चर का मतलब है जो धारणाएं थी पहले के लोगों की, जो मान्यताएं थी कि अच्छा भाई ऐसा होता है, शायद जैसे ग्रीक जो फिलॉसफी थी वो मानते थे ग्रीक गॉड्स होते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। हम लोग मानते हैं कि भाई जो है शिव पार्वती होते हैं, राम भगवान होते हैं, ये सब होते हैं। वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसका मतलब कोई
कोई हर्ट मत हो ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की धार्मिक फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर है वो एक इसमें आता है, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर में। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी। ये फैमिली में, मैरिज में, किनशिप में, इन सब में भी जो वेरिएशन है वो भी हम किस में पढ़ेंगे, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ये हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ये सब एक एक पॉइंटर है। अगर आप खोल के देखोगे ना, पेपर फर्स्ट में ही है, देख लेना खोल के, सिलेबस में फैमिली, मैरिज, ये सब कुछ है, ठीक, बहुत डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। देन कम्स द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ना क्या होता है, फॉसिल्स से रिलेटेड है, जैसे कि आर्कियोलॉजी से नाम ही समझ में आ रहा है कि स्टडीज इवोल्यूशन ऑफ मटेरियल कल्चर। मटेरियल ही तो हुआ, फॉसिल्स जो हैं वो मटेरियल कल्चर ही तो दिखाएंगे। जैसे ये टूल्स हैं, तो अब इनसे हमें इनका कल्चर पता चल रहा है कि ये भाई जो टूल्स से कुछ तो मतलब ऐसे खोदते वोदते होंगे, या फिर जो अगर सेपियंस पढ़ोगे तो सेपियंस में लिखा है कि ऐसे टूल्स से ना क्या होता था, बोन मैरो को, जो फर्स्ट ह्यूमन था वो बोन मैरो पर फीड करता था। क्यों? क्योंकि जो बाकी बड़े बड़े जानवर थे ना, उसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर नहीं हुआ था तब तक। इसीलिए जब सारे जानवर खा जाते थे, जैसे मान लो शेर ने शिकार किया, क्योंकि हिरण का शिकार किया, मान लो सारा मांस तो शेर खा गए, जो थोड़ा बहुत बचा उसे गिद्ध खा गए। उसके बाद में इंसान जाता था वहाँ पे, क्या करता था ना, जो हड्डियाँ होती थी उसमें यह जैसे पॉइंटेड है ना, इसको उससे हड्डी में छेद करके जो बोन मैरो होता है, जो बोन के अंदर एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो इंसान उस पर जीवित रहता था। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट आ रहा होगा तो सेपियंस एक बार जाके पढ़ लेना, बहुत बेहतरीन किताब है, अगेन आई एम सेइंग। ठीक है, तो इस तरह के ये भी मटेरियलिस्टिक है कि पहले का जो है, जो चिंपांजी वगैरह, वो इस तरह का उनका बहुत ज़्यादा गनेथस था, वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड था। ठीक है, तो और आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, आर्ट्स मिलते थे, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, आई होप हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डांसिंग लेडी मिली थी, या फिर जो है यूनिकॉर्न बुल मिला था, या फिर पशुपतिनाथ की सील मिली थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर भी इसको हम कवर कर सकते हैं। आखिरी आ जाओ, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, लिंग्विस्टिक्स इज ओल्डर डिसिप्लिन देन एंथ्रोपोलॉजी बट डील्ड विद द स्टडी ऑफ रिटन लैंग्वेजेस सच एज ग्रीक, इंग्लिश एटसेट्रा। अगर मैं सिर्फ लिंग्विस्टिक की बात करूं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी नहीं, सिर्फ लिंग्विस्टिक, जो लिंग्विस्टिक है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है ना, वो एंथ्रोपोलॉजी से पुराना सब्जेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजी तो यार रिसेंट डेवलपमेंट है, अभी बहुत कुछ ही सालों से जो है, पिछले 150 सालों से लगभग मैं कह सकती हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। ठीक है, उससे पहले से लिंग्विस्टिक चल रहा था, लेकिन उस लिंग्विस्टिक में क्या फ़र्क था कि वो जो है ना, रिटन लैंग्वेजेस जैसे ग्रीक हुई, इंग्लिश हुई, जो वेस्टर्न ग्रीक लैंग्वेजेस थी, रिटन लैंग्वेजेस सॉरी, उन पे वो स्टडी करता था, क्या, लिंग्विस्टिक। तो फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, लिंग्विस्टिक एंथ्रो फोकसेस मेनली ऑन अनरिटन लैंग्वेज ऑफ नॉन वेस्टर्न पीपल। बेसिकली ये किस पे फोकस कर रहा है, अनरिटन लैंग्वेज। अनरिटन लैंग्वेज मतलब जैसे कुछ ऐसी लैंग्वेज भी रही होंगी जो लिखी नहीं जाती थी, लिखना तो बाद में स्टार्ट किया ना इंसान ने। अब 70,000 साल पहले अगर पहला इंसान आ गया था तो आते ही तो लिखने नहीं लग गया होगा, पहले वो कुछ साउंड्स निकालता होगा बताने के लिए, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के बात करता होगा एक दूसरे से। तो उस लैंग्वेज पे डिपेंड, उस लैंग्वेज को स्टडी करती है कौन, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद में स्टडीज द वेरिएशन इन लैंग्वेज, कि किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशन आया। पहले साउंड निकालता था, फिर धीरे धीरे उसने कुछ स्पेसिफिकली वर्ड्स बोलने स्टार्ट करे होंगे, धीरे धीरे करके लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ होगा। तो वो सब कौन स्टडी करता है, वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ज़रूरत है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करने की? हम इतना ही पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देख रहे हैं, सोशियो कल्चरल भी देख रहे हैं, उसके अंदर लिंग्विस्टिक करने की क्या ज़रूरत है? तो उसका आंसर दिया डॉक्टर ब्राउन ने। इसने बहुत बढ़िया बात कही, क्या कही, वेरिएशन इन लैंग्वेज डिपिक्ट्स द सोशल स्टेटस ऑफ पीपल बीइंग एड्रेस्ड। मतलब आसान भाषा में समझ लो, जैसे मान लो आज के टाइम में ही अगर तुम कोई मान लो बहुत ज़्यादा अमीर, कोई एकदम A1 हाई क्लास लोगों के घर पर चले जाओ, तो भाई साहब उनकी भाषा से पता चल जाता है कि यार कितने अमीर लोग हैं। मतलब ऐसे महंगे महंगे वर्ड्स वो लोग यूज़ करेंगे, कुछ तो ऐसा बोलेंगे जो हमने, बहुत सोफिस्टिकेटेड सी लैंग्वेज होगी, तो उनके लैंग्वेज से पता चल गया कि यार ये मतलब
बहुत ज़्यादा इनका वेस्टर्नाइज्ड है, ये बहुत ज़्यादा कल्चरली इवॉल्व हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं सिविलाइज्ड हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढाल चुके हैं अपने आप को। तो उससे क्या पता चल रहा है, कल्चर पता चल रहा है। वहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे मान लो मुंबई के धारावी में चले जाओ, तो वहाँ के लोग कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब बोलते वही होंगे मराठी या जो भी बोलते होंगे, बट उनके बोलने की तहजीब से या फिर उनके कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि इनका कल्चर थोड़ा सा अलग है। तो वेरिएशन इन लैंग्वेज क्या डिपिक्ट कर रहा है कि सोशल स्टेटस क्या है लोगों का, जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी खत्म हो जाता है। अगला जो ये वाला जो 1.1 है ना, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें एक टॉपिक रह रहा है जो है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मुझे पता है हम लोग के जनरेशन के जो लोग होते हैं ना, उनको पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो इतनी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी 1-1 घंटे की वीडियो देखना उनको पसंद नहीं आता है ना। तो बेहतर है छोटी छोटी वीडियोज़ रहें, ऐसे ही थोड़े थोड़े टुकड़ों में बात कर लेंगे, बूंद बूंद से सागर बनाएंगे अपन, है ना। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।